हाँ तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना परिवार सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक, तो आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे तरीक़ा से पढ़ रहे होंगे। ठीक, और अच्छा तरीक़ा से ही पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। ठीक, और ट्वेल्थ, अभी तो आप लोग ट्वेल्थ में नए नए गए होंगे। ठीक, नए बच्चे भी हैं, आप लोग का मुस्कान भी बहुत प्यारा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हम कल आपको बताए थे, सांद्रता का मापन पढ़ रहे थे, और सांद्रता का मापन में हम लोग दो चीज पढ़ लिए थे, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। ठीक, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज उसके आगे देखेंगे, आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, आगे चलने से पहले दो चार लाइन को भी देख लेते हैं। जैसे कि कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, और यही साबित किया जाता है। मान लेते हैं कि आपका आसपास या बगल में या कोई आपका दोस्त ही कहे कि आप यह नहीं कर सकते हैं, और उस काम को यदि आप कर रहे हैं तो उस काम को करने में आपका मन लगेगा, और साथ ही क्या होगा कि जब उस काम को कर कर दिखा दीजिएगा तो आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। ठीक, वह जो इंसान आपको कहा है कि यह काम आप नहीं कर सकते, वो मतलब क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, आपको देखते ही रह जाएगा और दौड़ते दौड़ते आपके पास आ जाएगा। ठीक, लेकिन एक और बात याद रखिए कि यह आप तभी कर सकते हैं, आप तभी कर सकते हैं जब अपना वक्त को बर्बाद न करते हुए अपना वक्त की कीमत को समझिएगा। यही समय है आपका, अभी का जो वक्त है आपका, इसे बर्बाद मत कीजिए, अपने काम पर लगाइए। ठीक, जो काम आप कर रहे हैं उसको मेहनत के साथ कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि अभी क्लास हम बताते हैं, क्लास बताते हैं तो समझ में आ जा रहा है तो इसे पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद एक कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए, उसके बाद फिर रिवीजन कीजिए। फिर नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछिए, बार बार पूछिए। ठीक, आप पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक, हमारा काम है बताना और आपका काम है सीख लेना। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है उस चीज़ को हमसे आप पूछिए, पूछ लीजिएगा तो सीख लीजिएगा। ठीक, और सीखते हुए चलिए। ठीक, तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं, और ध्यान से मन लगाकर आप लोग पढ़िए। ठीक, अच्छे से पढ़िए। और एक और बात हम बताते हैं, अभी तक हम जितना भी वीडियो मतलब डाले वो आप लोग देखे होंगे। यदि आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में मतलब कुछ नहीं लगता है, बस आप उसको वहीं पे रहता है सब्सक्राइब, वहाँ पर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा लगे तो कीजिए। ठीक है, अच्छा अगर लग रहा है तो आप कर सकते हैं लाइक शेयर, और आप करिए। आपका कोई दोस्त है, दोस्तों को भी बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिल कर पढ़िए, मिलजुल कर पढ़िएगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा। और नहीं क्लियर होगा तो हम हैं ना यहाँ पे, आप हमसे पूछते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है, कल हम लोग पढ़ लिए थे आयतन प्रतिशत तक। ठीक, आयतन प्रतिशत तक पढ़ लिए थे, तो उसके आगे का जो टॉपिक आता है, देखो सांद्रता पद लगभग 5-7 हम पढ़ाएंगे, जिसमें हम नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 जो है वह है द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब यह W/V प्रतिशत इसको बोलते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में हम क्या करेंगे कि जैसे चीनी जो होगा उसको हम ग्राम में लेंगे, और जो पानी होगा उसको हम आयतन में रखेंगे, उसी को कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चीनी कैसा होगा, भार में रहेगा। ठीक, विलेय जो होगा हमारा भार होगा, और विलियन जो है, विलायक जो होगा वह क्या होगा, आयतन होगा। तो विलियन क्या होगा, आयतन होगा। समझ गए? आइए परिभाषा को देख लेते हैं। लिखेंगे कि विलेय, विलेय के ग्राम्स में वह मात्रा
मात्रा जो कि 100 ml विलियन में उपस्थित हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, यह इसका परिभाषा हुआ। देखिए, यह जो परिभाषा है हम लिखें कि विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो कि 100 ml बिलियन में उपस्थित हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसी परिभाषा को एक तरीका से और लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं। यहां से 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के भार और भार जो होगा वह ग्राम में होगा। भार को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्लियर है? देखिए, दो परिभाषा इसलिए लिख दिए कि किसी किसी से यह याद हो जाता है, किसी किसी को यह याद करना अच्छा लगता है। तो आपको जो अच्छा लगे वह याद कर सकते हैं। ठीक, आपको यदि यह परिभाषा अच्छा लग रहा है तो इसको भी याद कर सकते हैं कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के भार किसमें होगा? ग्राम में होगा। वो क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्लियर है? अब चलिए, आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है। आयतन प्रतिशत बराबर यानी कि W/V प्रतिशत बराबर, इसी को हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के भार को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। मिस्टेक से आयतन प्रतिशत लिखा गया था। ठीक है, चलिए, तो W/V प्रतिशत बराबर होगा विलेय के भार और जो भार हमारा है वह रहेगा ग्राम में। किसमें रहेगा? ग्राम में रहेगा। बट्टा होता है विलियन का आयतन। विलियन का आयतन अब विलियन का जो आयतन होगा वह होगा मिलीलीटर में, और इंटू कितना करेंगे? 100 कर देंगे। तो यह हमारा जो होता है, यह क्या होता है? सूत्र होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। आप लोग समझ गए कि W/V क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है। बराबर क्या होगा? विलेय के भार, इसमें होगा तो ग्राम में होगा। किसमें होगा? ग्राम में होगा। बटा क्या होगा? विलियन का आयतन मिलीलीटर में होगा, इंटू 100। यह तो आप लोग समझ गए। क्लियर है? यदि आप समझ गए इसको लिख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया। अब इस पर हम प्रश्न बना लेते हैं। ठीक, ताकि प्रश्न बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक प्रश्न बनाते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। हमारा यह तीसरा सांद्रता का पद है। देखिए कि 20 ग्राम यूरिया को 500 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया
विलयन बनाया गया तो सांद्रता का मापन W/V प्रतिशत में बताएं। किस में बताएं? तो W/V प्रतिशत में बताएं। यह एक प्रश्न है, इसको हम बता देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि 20 ग्राम यूरिया को 500 ml जल में घोलकर 1 विलियन बनाया गया। यहाँ लिख सकते हैं कि 1 विलियन बनाया गया या बिलियन बनाया गया। बिलियन बनाया गया तो सांद्रता का मापन W/V प्रतिशत में बताएं। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या है, जो विलेय है, तो विलेय क्या है? विलेय बोले तो यूरिया। विलेय का भार है 20 ग्राम। विलियन का भार है 500 ml। ठीक, विलियन का भार कितना है? 500 ml। अच्छा एक बात बताइए, देखिए हम यहाँ पर विलायक नहीं लिखे हैं। विलायक इसलिए नहीं लिखे हैं कि देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक छोटा सा गिलास है या कटोरा है या एक पात्र है या लोटा है। इसमें जब हम चीनी को घोरते हैं तो आयतन में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। मान लेते हैं कि यहाँ तक यदि आपका यह गिलास है, कांच का गिलास है, यहाँ तक मार्क कर दे रहे हैं, यहाँ तक पानी है और इसमें 20 ग्राम या 25 ग्राम या चीनी को घोले तो क्या आयतन यहाँ थोड़ा ना होता है? नहीं होता है। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए जो हमारा आयतन था 500 ml, इसी को हम क्या मान लिए? विलियन मान लिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा फॉर्मूला था W/V प्रतिशत बराबर यह होता है विलेय का भार बट्टा में होगा विलियन का आयतन इंटू कितना होगा? 100। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, जो विलेय का भार है, जो हमारा विलेय का भार है वह है 20, विलियन का आयतन है 500 और इंटू में लिखेंगे 100। देखो यह कट गया 0 से 0 और 5 चौके कितना होगा? 20 होगा। जो हमारा आंसर आएगा वह कितना प्रतिशत आएगा? 4% आएगा। ठीक, यह हमारा आंसर हो गया। यह प्रश्न आप लोग समझ गए तो इस प्रश्न को अच्छे से लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यही हमारा प्रश्न है। तो चलिए अब आप लोग प्रश्न को देख लिए। यदि इस प्रश्न में भी पूछना है तो हम आपको बता देंगे। और देखिए अभी हम एक या दो न्यूमेरिकल बना रहे हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल टॉपिक को समझा दे रहे हैं और एक न्यूमेरिकल बना दे रहे हैं। एक दिन हम क्या करेंगे कि बहुत सारा प्रश्न को करवा देंगे। जितना टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जितना बुक में रहता है या एनसीईआरटी बुक में है, तो सारे न्यूमेरिकल को हम आपको एक लेक्चर में करवा देंगे। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वह होगा मोल प्रभाज, इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। हमारा जो होगा मोल प्रभाज, इसको हम नंबर 4 बोल सकते हैं। मोल प्रभाज, इसी को कहते हैं मोल भिन्न और इसी को कहा जाता है मोल अंश। देखो हम इतना नाम इसलिए लिख रहे हैं और इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक, इसलिए लिख रहे हैं कि जो हमारा बिहार बोर्ड जो है वह क्या करता है कि आपसे कभी कभी मोल अंश पूछ देगा
और यह मूल अंश जो है बिहार बोर्ड बहुत बार पूछ चुका है परीक्षा में, समझ रहे हैं ना। जो मूल अंश है, मूल प्रभाज है, पूछ लेता है कि मूल प्रभाज क्या है, मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, इसकी परिभाषा आपको बतानी पड़ेगी कि मूल प्रभाज क्या होता है, समझ गए। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। देखो मूल प्रभाज जो होता है ना, एक घटक का मूल अपन सभी घटकों का मूल, उसी को क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। किसी भी इसके ऐसे परिभाषा को बोल सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मूल तथा सभी घटकों के मूलों के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसका परिभाषा। लेकिन यह याद रखिएगा कि मूल प्रभाज को ही मूल भिन्न कहते हैं, मूल अंश कहते हैं, मूल फ्रैक्शन कहते हैं। यदि आपका परीक्षा में मूल प्रभाज ना देकर मूल भिन्न दे दे तो वही परिभाषा को लिखना है जो हम आपको बताएंगे, मूल अंश दे दे वही लिखना है जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे, या मूल प्रभाज कहे तो वही परिभाषा लिखना है। चलिए इसका जो परिभाषा है उसको हम लिख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखो इसका परिभाषा होगा कि किसी विलयन में उपस्थित एक घटक का मूल तथा सभी घटकों के मूलों के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक, यह हमारा परिभाषा होता है। जैसे कि किसी विलयन में उपस्थित एक घटक का मूल तथा सभी घटकों के मूलों के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं मूल अंश भी कहेंगे, मूल अंश, या लिख सकते हैं मूल भिन्न भी कहेंगे, मूल भिन्न भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मूल भिन्न बोल सकते हैं। यह तीनों एक ही है, तीनों क्या है, एक ही है। जैसे कि पानी पूरी होता है, गोलगप्पा होता है और गुपचुप होता है, एक ही चीज को बोले कि नहीं बोले, एक चीज को बोले ना। वैसे ही मोल प्रभाज, मोल अंश और मोल भिन्न एक ही होता है। ठीक है, हाँ आपसे परीक्षा में अलग अलग नाम देकर पूछा जाता है, मोल प्रभाज ना देकर मोल भिन्न दे देगा। ठीक, तो यह परिभाषा आप बता सकते हैं, इस परिभाषा को एक बार देख सकते हैं। मूल प्रभाज यानी इसको एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही हमारा मूल प्रभाज होता है। ठीक, यह हमारा परिभाषा हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं, कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि सूत्र हमारा बनेगा, माना यहाँ पर लिख देते हैं कि मूल प्रभाज हम पढ़ रहे हैं, मूल प्रभाज। ठीक, देखिए माना कि विलेय का मूल n, जो विलेय का मूल है उसको हम छोटा n मान रहे हैं, तथा विलायक का मूल कैपिटल N मतलब बड़ा N को मानेंगे। ठीक, तो विलयन का कुल मूल, विलयन का कुल मूल, विलयन का जो कुल मूल होता है वह n प्लस n होता है। अब आप कहिएगा कि यह n प्लस n कैसे लिखें, तो देखिए
हम आपको बताए थे कि जो विलियन होता है, विलियन बराबर क्या होता है, विलेय होता है प्लस क्या होता है, विलायक होता है ना। अब देखो मोल का हम बात कर रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं विलेय का मोल और विलायक का मोल, तब ना आएगा विलियन का मोल। समझ गए। तो विलेय का मोल क्या है, एन है। विलायक का मोल क्या है, कैपिटल एन है। तो विलियन का कुल मोल क्या होगा, एन प्लस एन होगा। ठीक, तो देखो एन प्लस एन बराबर क्या होगा, विलियन का मोल। तो वही यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ से हम फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे हम बोले, देखो फॉर्मूला हम बहुत तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ से बोले कि विलेय का मोल भिन्न, विलेय का मोल भिन्न या मोल प्रभाज्य बराबर क्या होगा, विलेय का मोल भिन्न बराबर, देखिए विलेय का जब मोल भिन्न पूछा तो मोल भिन्न बराबर क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं पहले, विलेय का मोल, विलेय का मोल बट्टा होगा विलियन का मोल, विलियन का मोल। ठीक, अच्छा एक बात बताइएगा, जो विलेय का मोल है ये छोटा एन है और विलियन का मोल है जो एन प्लस एन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे, यदि हम चाहते तो यहाँ पर लिख देते कि ऊपर में एन बटा एन प्लस एन, यही हमारा क्या होता है, सूत्र हो जाता है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे विलायक का मोल भी, विलायक का मोल भिन्न, विलायक का मोल भिन्न बराबर होता है विलायक का मोल, विलायक का मोल बटा विलियन का मोल, विलियन का मोल। ठीक, इसको यहाँ लिख सकते हैं एन बटा में एन प्लस एन। देखिए एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम विलेय का मोल भिन्न ज्ञात कर रहे हैं तो विलेय का मोल भी लिख रहे हैं, तो विलेय को लिखेंगे मोल को ऊपर और नीचे लिखेंगे विलियन का कुल मोल या विलियन के मोल बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। वैसे विलायक का मोल भिन्न का बात करेंगे तो विलायक का मोल बटा विलियन का मोल, यह n बटा n प्लस n का मतलब हुआ कि n क्या है, विलेय का मोल है और n प्लस n क्या है, विलियन का मोल है। वैसे ही हमारा विलायक का मोल क्या है, n है, और विलियन का मोल क्या है, n प्लस n है। स्मॉल n है वो विलेय का मोल है और कैपिटल N जो है वो विलायक का मोल है। ठीक, और स्मॉल n प्लस कैपिटल N दोनों को जब जोड़ दिए हैं तो यह क्या हो गया है, विलियन का मोल हो गया है। समझ गए। चलिए अब देखिए, इसको आप क्या कीजिए, पहले लिखिए फिर इसको मिटाकर कुछ हम और बताते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे कि ज्यादा होगा। ठीक, ये हो गया विलेय का मोल है, विलेय का मोल यानी एक्स विलेय मानेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स विलेय, एक्स विलेय हुआ विलेय का मोल यानी एक्स विलेय। तो बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यही n बट्टा n प्लस n। समझ गए। फिर क्या होगा, विलायक को का कहेगा तो लिखेंगे एक्स विलायक, विलायक बराबर क्या होता है, विलायक का कह रहा है तो विलायक का मूल क्या है, कैपिटल N है, n बट्टा में n प्लस n। यह हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र की मदद से हम प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, एक और बात देखिए, जब x विलेय और x विलायक दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो दोनों का जो योग होता है वह 1 के बराबर आता है। दोनों का योग हुआ वह किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं कि जो हमारा x विलेय है और x विलायक है दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं
और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो दोनों का जो योग आता है वह 1 के बराबर आता है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटाकर जोड़ते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब इसको हम मिटा देते हैं। पहले एक बात आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है ना? देखिए, यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक थोड़ा करते चलिए, शेयर भी करते चलिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जहाँ पर इस टॉपिक पर थे, हम बोल रहे थे कि एक्स विलेय और एक्स विलायक को जोड़ते हैं। देखिए, एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर, दोनों को जोड़ दिए तो एक्स विलेय क्या था, विलेय हमारा था n बटा में n प्लस n, और विलायक क्या था n बटा में n प्लस n। हम इधर लिख देते हैं साइड में कि जो हमारा एक्स विलेय होता है, एक्स विलेय जो होता है वह होता है n बटा में n प्लस n, और एक्स विलायक जो होता है वह होता है n बटा में n प्लस n। देखो, n बटा में n प्लस n। एक बात याद रखिए, यह क्या है, यह मोलों की संख्या है, और नीचे क्या है, विलयन की कुल मोल का हम बात कर रहे हैं। ऊपर में क्या है, विलायक का मोल है, और नीचे क्या है, विलयन का कुल मोल है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास विलेय है, तो विलेय का भार दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, मोल अंश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विलेय का जो भार होता है उसका मोल, पहले उसका मोल निकालेंगे। जैसे देखो, जैसे हम बोल दिए कि 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम NaOH है, NaOH है, इसमें Na, ठीक, इसका NaOH का भार कितना दिया है, 1 ग्राम दिया है। 1 ग्राम ना लिखकर हम यहाँ लिख देते हैं कि 40 ग्राम है। कितना ग्राम है, 40 ग्राम है। तो इसका यदि हम पूछे कि मोल कितना होगा, मोल कितना होगा, तो मोल बराबर आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे कि भार बटा में अनुभार होता है। ठीक है, अनुभार होता है। तो भार कितना है, भार तो दिया हुआ है 40, अनुभार इसका निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए NaOH जो होता है इसका अनुभार कितना होगा, 23 होगा, इसका भार फिर 16 और 1। ठीक, इसका भार को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 40 आएगा। यह क्या हुआ, इसका अनुभार आया, कितना है, 40 आया, 40 बट्टा में 40 यानी 1 मोल आया। ठीक, तो यहाँ पर हम भार नहीं रखेंगे विलेय का, यहाँ पर हम मोल रखते हैं। क्या रखते हैं, मोल को रखते हैं। और यहाँ पर क्या रखेंगे, विलयन का कुल मोल रखेंगे। मतलब विलेय का जो मोल आएगा और जो विलायक रहेगा जिसमें विलेय घुला हुआ है, दोनों का मोल निकाल कर तब नीचे से भाग लगाएंगे विलेय में, जिसका मतलब मोल पूछ रहा है उसका मतलब उसमें भाग लगाएंगे, तब हमारा मोल भी ज्ञात हो जाता है। समझ गए? तो मोल निकालने के लिए क्या होता है, एटॉमिक मास को याद रखना पड़ता है। मतलब परमाणु जो भार होता है उसको आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ज्यादातर प्रश्न में यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो मोल निकालने के लिए जब कहेगा, या मोल फ्रैक्शन जब आप निकालिएगा तो उसमें क्या क्या करेगा कि जो मोल और तत्व का जो और किसी भी यौगिक का अनुभार आपको निकाल कर दिया रहता है, ताकि आपको मतलब नहीं भी याद है तो प्रश्न को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपना टॉपिक पर। जब एक्स विलेय और एक्स विलायक दोनों को जोड़ते हैं, या दोनों को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। अब देखो, जोड़ दिए हैं, यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, n प्लस n और n प्लस n, तो कितना होगा, n प्लस n। अब देखो ऊपर में भी हो जाएगा n प्लस n, n प्लस n होगा, इसका मतलब हुआ कि एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर, अब यह कट गया तो क्या आया, 1 के बराबर आया। एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर कितना होता है, 1 होता है। और बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक, एक्स विलेय, ठीक,
एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक, विलेय का मूल अंश प्लस विलायक का मूल अंश का जो योग होता है वह 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होगा। मतलब यह कि जो हमारा विलेय का मूल अंश है और विलायक का जो मूल अंश आएगा, दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। तो देखिए, एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर कितना है? 1 है। और यह बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर एक हम चीज समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2/5 है और प्लस में क्या है? प्लस में है 1/5। ठीक, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि 2/5 प्लस 1/5। आपका जो सर है सिखाते होंगे कि दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा, दोनों समान रहता है तो 5 ही रहता है। ठीक, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, 2 + 1 यानी कितना होगा? 3/5 होगा। तो सेम यहाँ पर हम भी कहानी किए हैं, n प्लस n और n प्लस n दोनों क्या है? दोनों तो समान है। तो दोनों का जब हम एलसीएम लिए तो कितना हुआ? n प्लस n होगा। ये n और ये दोनों n क्या हुआ? जुड़ गया। जब दोनों जुड़ गया तो n प्लस n बट्टा क्या हुआ? n प्लस n। दोनों को हम क्या किए? काट दिए। तो काटे तो कितना है? एक बार में तो कट गया, एक ही ना आया, एक बार में कट जा रहा है। तो एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। कभी कभी बिहार बोर्ड क्या करता है कि बोलता है कि यदि यहीं से बोल देगा कि यदि विलेय का मूल भिन्न विलेय का मूल भिन्न 0.25 है तो विलायक का मूल भिन्न बताए। विलायक का मूल भिन्न बताए। ठीक, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर कितना होगा? तो 1 होगा। विलेय देखो, विलेय का मूल भिन्न दिया हुआ है यानी कि 0.25 प्लस, अब विलायक का निकालना है। एक्स विलायक का क्या करना है? निकालना है। बराबर क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा ना, तो यह जो प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा। तो विलायक बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.25 यानी कि 0.75 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? 0.75 आपका क्या होगा? आंसर होगा। समझ गए? अब मान लीजिए कि हम क्या किए, यहाँ पर विलेय दिया, हो सकता है आपका विलायक दे दे। कभी मान लेते हैं कि विलायक दे दे, विलायक बोले कि बोल दे 0.73 क्या है? विलायक दिया है, तो विलेय बताना है। तो कुछ नहीं करना होता है, 1 में से ही हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। 1 में से घटा लेंगे तो कितना आएगा? 0.27 आ जाएगा। 0.27 क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, अब इसको हम मिटाते हैं। यह भी आप समझ गए होंगे, यह ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बना सकता है। अब एक बात देखिए कि जो हमारा एक्स विलेय होता है, ये एक्स विलेय होता है और प्लस एक्स विलायक होता है। क्या होता है? विलायक होता है। बराबर तो 1 है, नहीं है। अब हम यहाँ से कहें कि एक्स विलेय बराबर क्या होगा? तो एक्स विलेय बराबर होता है 1 माइनस एक्स विलायक। ठीक, एक यह भी फॉर्मूला बन जाएगा। यदि हम पूछे कि एक्स विलायक क्या होता है, एक्स विलायक बराबर क्या होगा? तो 1 माइनस एक्स क्या होगा? विलेय होगा। ठीक, यह भी क्या कर सकते हैं? आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है? यह आप समझ गए। देखो, यही से हम दे रहे थे। मान लेते हैं कि आपका कुछ भी दे दे, हमेशा याद रखो कि एक्स विलेय का जो मूल अंश होता है और विलायक का मूल अंश होता है वह 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास विलायक पूछ रहा है। मान लीजिए कि विलायक पूछा, ये विलायक पूछ रहा है,
तो विलेय के मान दे देगा 0.35 दे देगा। ठीक, यह विलेय का मान दिया, विलेय का मूल अंश दे दिया। तो विलेय का मूल अंश यहाँ पर भर कुछ नहीं करना होता है। यदि यह आपको याद है फिर भी सही है, नहीं याद है तो माइंड में बैठा लीजिए कि विलायक निकालना है तो 1 में से 0.35 को घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.65 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, विलायक मिल जाएगा। यदि हम मान लेते हैं कि 0.64 जो है विलायक दे दिया 0.64 और विलेय पूछ रहा है, तो देखो विलेय कैसे निकालेंगे, 1 में से विलायक को घटा लेंगे, 1 में से ही तो विलायक को घटा रहे हैं। तो हमारे पास विलायक का मूल भी कितना है, 0.64 है। तो 1 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो एक यहाँ लिखिए, 0.64 में से 0.64 को जब घटाएंगे तो 0.36 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब विलेय का क्या हो जाएगा, मोल भिन्न आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। केवल एक ही चीज याद रखना है कि विलेय प्लस विलायक बराबर 1 होता है। मोल भिन्न दिया होगा एक का तो 1 में से घटा लेंगे, जैसे आपको हम क्या किए बताएं। उम्मीद है, आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। इसको याद रखिएगा, अच्छे से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। होगा क्या यहाँ पर, जैसे कि एक प्रश्न बता देते हैं। ठीक, एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा जो है कि एक विलियन में 0.200 मोल मेथेनॉल है। मेथेनॉल है। देखो इसको मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, यानी कि CH3OH है। ठीक, तथा इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल भी इसको बोल सकते हैं। C2H5OH जो है 0.300 मोल है। तो CH3 यानी CH3OH का मूल प्रभाज ज्ञात करें। समझ गए, मेथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या दिया है। एक विलियन है, क्या है, एक विलियन है। उस विलियन में 0.200 मोल मेथेनॉल है। ठीक, यानी मिथाइल एल्कोहल है। और उसी विलियन में जो इथाइल एल्कोहल है C2H5OH 0.300 मोल है। तो CH3OH का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या देखें कि विलियन में जो है हमारा CH3OH यानी मेथेनॉल जो है, मेथेनॉल का मोलों की संख्या, मेथेनॉल की मोलों की संख्या जो है, मतलब स्मॉल n जो है हमारा 0.200 है। वही हम बोले इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH की मोलों की जो संख्या है, एथेनॉल की मोलों की संख्या या मोल संख्या बोल सकते हैं। मोलों की जो संख्या है वो है हमारे पास, मान लीजिए इसको कैपिटल N 0.300। समझ गए। अब यहां से देखो, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करने वाले हैं कि जिसका पूछ रहा है मोल प्रभाज उसको हम क्या माने हैं, छोटा n माने हैं। तो देखो मान लीजिए कि यह हमारा विलेय है और यह क्या है, विलायक है। तो विलियन का कुल मोल निकाल सकते हैं। तो दोनों का जोड़ देंगे तो विलियन का कुल मोल आ जाएगा। तो लिख लीजिए
विलयन का कुल मोल, विलयन का कुल मोल कितना होगा? 0.500। ठीक। अब जो हमारा है सूत्र होता है, सूत्र 2 होता है एक्स विलेय बराबर क्या होता है? n बटा में n प्लस n। देखो ये जो विलयन का कुल मोल है यानी कि क्या है? n प्लस n का मान है। ठीक। एक और सूत्र हमारा होता है एक्स विलायक बराबर होता है n बटा में n प्लस n होता है। ठीक है। अब एक बात देखो, केवल CH3OH का पूछा है ना, इसको हम छोटा n माने हैं, मतलब इस सूत्र से काम हमारा चल जाएगा। इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। देखिए हमको निकालना है CH3OH का मूल प्रभार, तो ऊपर में लिख दिया। अब CH3OH OH को हम क्या माने हैं? n माने हैं, तो n का मान कितना दिया है? 0.200। अब देखिएगा n प्लस n का मान कितना है? 0.500। यहाँ से जब आप काट कूट कीजिएगा ये दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो 2 बट्टा में कितना बचेगा? 2 बट्टा में 5 आएगा। ठीक है। ये ऊपर जो है 2 है, नीचे क्या है? 5 है। जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.4। कितना आ जाएगा? 0.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है। यह आप लोगों को तो भाग लगाने आता होगा, नहीं आता होगा तो देख लीजिए। जब हम छोटा चीज में भाग लगाते हैं 12 से और नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं? दशमलव बैठा है तो यहाँ भी एक दशमलव आएगा। अब कट जा रहा है तो 5 चौका कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक। यही चीज को हम लिख दिए। तो आप सीख भी गए होंगे कि ये कैसे भाग लगाए हैं, 0.4 कैसे आ रहा है आंसर। क्लियर है? या अब देखो हम एक बात बताते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लिख दिए थे कि CH3OH का मोल प्रभाव ज्ञात करें, तो हम CH3OH का मोल प्रभाव ज्ञात करें। यदि आपका मन है कि हम एथेनॉल का भी मोल प्रभाव ज्ञात करें, मान लीजिए कि कोई कह दिया कि नहीं एथेनॉल का मोल प्रभाव आप ज्ञात करें, तो यहाँ से 2 तरह से हम बना सकते हैं। एक तो यह जो फॉर्मूला लगाए हैं इस तरह से भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक हम शॉर्ट में आपको बताए हैं कि एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर 1 होता है। अब देखिए एक्स विलेय यानी कि CH3OH का मान कितना है? 0.4 है, माने विलेय का मान कितना है? 0.4 है, और विलायक का मान तो अपने आप पता हो जाएगा, हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो प्लस में है तो उधर चल जाएगा, यानी कि 1 में से 0.4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा आपका आंसर। 0.4 है ना, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है। 0.6 आपका क्या होगा? आंसर होगा। समझ गए? यही आपका आंसर होगा। देखो इस चीज को हम ऐसे निकाल लिए, इससे भी निकाल सकते हैं। विलेय का मान एक का मान पता है, दूसरा का मान हम एक में से घटाकर निकाल ले सकते हैं, और दोनों को जोड़िएगा ना। अब मान लो कि देखो इथेनॉल है इतना, मेथनॉल है इतना, तो 0.4 और 0.6 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 0 मतलब 1 के तो बराबर आया, 6 कितना होगा? 10 ही तो हो रहा है, 1 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इतना समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे जो है कल पढ़ाएंगे। ठीक। तो आप लोग आकर क्लास देख सकते हैं। तो यदि क्लास आपको अच्छा लगा तो क्लास को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। क्या करना है? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय